कार्यकरों को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर मुंबई नाटक मंच का सादर नमस्कार। संचालकगण एवं उपस्थित सभी कलाकारों को हमारा सादर नमस्कार। हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, संगीत निर्देशक, गायक, गीतकार, पटकथा लेखक पीयूष मिश्रा जी द्वारा लिखित नाटक पर आधारित नाटक गगन दमामा बाजी। यह नाटक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह और उनके साथियों के सिर्फ क्रांतिकारी रूप को ही नहीं, बल्कि हमारे जैसे साधारण आदमी के रूप को भी रूबरू कराता है। यह नाटक सिर्फ एक क्रांतिकारी की जीवनी नहीं है, यह एक गजब की मिसाल है जो आज भी युवाओं के दिलों में भक्ति की ज्वाला जलाती है। उनकी सोच, उनके सपने, उनकी कुर्बानियाँ सब कुछ इस नाटक की संजीदगी से दिखाती हैं। यह नाटक आपको सोचने पर मजबूर करता है, झकझोरता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो पेश है नाटक गगन दमामा बाजी। Your time is starting now. You are getting 1 hour. You'll have to follow the rules and regulations of the court, Mr. Singh. आप लोग यहाँ हथकड़ी पहन के बैठेंगे, and I will not tolerate this music session before the beginning of the proceedings. Please talk in Hindi, Mr. Kulstream. क्या हम सब भारतीय बैठे हैं? चाह बताते हैं हथकड़ी का, तो हम बता दें कि यह हाथ हमारा है और चाह हमारी। ये इंडियन म्यूजिक, ये तो हमारे यहाँ तब बजता है जब होली मनाई जाती है, जब वैशाखी मनाई जाती है, जब घरों में चौका लिपा जाता है। आप भी कभी अपने गोरे गोरे हाथों से चौका लिपिए। काला को गाने के लिए बेचैन हो जाए। आप अपने आप को काला क्यों कहते हैं, मिस्टर सिंह? आप लोग तो बुरे हैं। आप अपने आप को गोरा क्यों कहते हैं, कोल्ड क्रीम जी? आप लोग तो गुलाबी है। अरे कोल्ड क्रीम नहीं राजगुरु, कोल्ड स्ट्रीम। ऑर्डर ऑर्डर। खुद ही भूल गए। आप यहाँ पर यही कहने आए हैं ना कि हम लोगों की मौजूदगी के बिना ही ये कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा? यस, मुझे ऑर्डिनेंस निकला है, आपको पता है अच्छी तरह से। मुझे पता है। ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल वायसराय रिंग के इस नए शगुफे का हमें पता है जनाब। जुडिशरी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो जब कोई मुकदमा बिना कैदियों के ही चलाया जाएगा। और इस सदी का सबसे अनोखा मुकदमा चला जिसमें अभियुक्तों को तलब करने की जरूरत नहीं समझी गई। मैं मार्कंड हूँ, कभी मैं भी उनमें से एक था। आप सोच रहे होंगे उनमें से कोई एक उस समय का आज के समय में। खैर यही मान लीजिए कि मैं आप सबों में से कोई एक हूँ, क्योंकि आज का समय हम जैसों की देन है, उनकी नहीं। मैं उन हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने आया हूं जो उसकी शक्ल देखकर दूसरा भगत सिंह बनने का इरादा तो ठान लिया, लेकिन वो उसके साथ दौड़ नहीं पाए। उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। कुछ लोग थक गए, कुछ फिसल गए, लेकिन वो बीच में गायब होकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया। हम आज भी रास्ते में ही भटक रहे हैं। मेरे पास स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट है। मैं एयर कंडीशन बंगले से निकल कर आया हूँ। हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। हमारी वाइफ शहर की बहुत बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मिल रही सुख सुविधाओं का इस्तेमाल कर लेने में क्या हर्ज है। यही चुनाव आता है। हमने कुछ और चुना, उसने कुछ और। ये बात कब की है? कल शाम की है। कितने लोग थे? अरे ये था अकेला, वो थे 4-5। छोटा मैंने सुबह इसको बोला अस्पताल जाने को, तो बोलते हैं सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे और प्राइवेट के पैसे नहीं है तो पड़े हैं ऐसे। अरे उस नॉन कॉपरेशन तो मूवमेंट तो बंद हुए आज 1 साल होने को है। अब सरकारी अस्पताल जाने में क्या फर्क है? अरे अंधे होकर लड़ोगे तुम लोग।
और तुम सब लोग कहाँ थे? यार हम तो सुबह से तुझे ही ढूंढ रहे हैं, तू मिला ही नहीं। यार मेरे जी की तबीयत खराब थी, अचानक गांव जाना पड़ा। शाम की सवारी मिली नहीं तो सुबह आया। लेकिन तुम लोग पता तो कर लेते ये सारे थे कौन? अरे वो तो मुझे मालूम ही है, अफसर लेन के साहबों के लौंडे हैं, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने FIR लिखवा दिया है, उल्टा मेरे खिलाफ। अब कुछ किया तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या ही बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो निपट लेंगे। अच्छा नाम बता दे, नाम बता उनका। जिम क्रेन और स्टीफन क्रेन, ठीक। बाकी दो के नाम मैं नहीं जानता। सुखदेव, हॉकी स्टिक ले लेना, कमर कस लो अपनी, बाकी सारे लात पैर। इस सारे रात को निकलते हैं दारू वारू पीकर क्लब से, पीपल मीनार के पीछे ही बजा देना। ठीक है, क्या कहते हो यारो? चरमरा दे, चरमरा दे, चरमरा दे, चरमरा दे। यार लेकिन मेरी बात तो सुनो, हो सकता है गलती इसी की रही हो। मेरी गलती थी। साले खैरू को बचाया वो मेरी गलती थी, उसकी बहन और बीवी को बचाया वो मेरी गलती थी। साले माइकल यहाँ खड़े होकर बकवास किए जा रहा है, वहाँ चौड़े मैदान में तेरी दम निकल रही थी। यार हर बात को दिमाग से सोचा जाएगा। वो गोरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि गलती हमेशा उन्हीं की हो। उन्हीं की होगी। यशपाल ने बोला था साथ में फिल्म देखने चलेंगे, टिकट ले लेना। मैं टिकट लेकर उन सब का इंतजार कर रहा था कि अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। मैं अंदर भाग कर देखा तो वो लोग खैरू को जमीन पर पटक कर लातों घुसों से मार रहे थे, और उसकी बहन और बीवी वहीं पास में खड़े थे। ये खैरू वो अपना तांगे वाला? हाँ भाई, और मारते वक्त गंदी गंदी बकवास किए जा रहे थे कि फर्स्ट क्लास में बैठोगे, हमारे से कंधा भिड़ा कर चलने की कोशिश करोगे। उसके बाद क्या? उसके बाद वो गोरे उसकी बहन की तरफ बीच कहते हुए आगे बढ़े। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया यार, मैं उनके सामने आ गया, इसलिए उन्होंने उन सबको छोड़कर मुझे मारने लगे, और इनमें से उस समय कोई नहीं पहुंचा था वहां पे। यार खैरू ने अपने ताकि से कितनी बार लिफ्ट दी है यार। अब बोल भाई, इंपीरियल सिविल सर्विसेज की औलाद, किसकी गलती थी? इस हिसाब से तो गलती उन्हीं की लग रही है। लेकिन यार देख, मैं ICS नहीं हूँ, मेरे पापा ICS हैं, तो बात बात पे ना मेरे पे ताना मत मारा कर। आजकल गलतियों का बड़ा हिसाब किताब देखने लग गया है तू। चल हो गया बे, रोक पानी लेके आता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये येलो पैम्पलेट पढ़ा किसी ने? येलो पैम्पलेट? ये क्या है? अरे एक एसोसिएशन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उनका भी मकसद है आजाद भारत, उसी का संविधान छपा है इस पर्चे पे। यानी आजादी मिली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही छप गया। क्यों नहीं छप सकता? अब क्या शादी नहीं हुई तो घरवाली के सपने भी ना देखे? यार देख, मुझे इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। कभी होम रूल, कभी गदर पार्टी, और अब ये HR है, इससे होना जाना क्या है? और किससे होना जाना है? यार भगत, तू मान या न मान, ये मूवमेंट वगैरह का चक्कर छोड़ देते हैं। हाँ, बाप ICS, बेटे के पास कर देखो कुछ नहीं तो सोचा फिलॉसफी ही झाड़ देते हैं। तहजीब से बात कर सुखदेव, अपनी अपनी बात रखने का सबको हक है। फिर भी मैं उतना परेशान नहीं जितना तू लोग दिख रहा है। परेशान नहीं हुआ था, सारे कुत्तों की तरह बिलबिलाते हुए आया था नारकली के होटल पे कि अब क्या करेगा, पैसा कहाँ से लाऊंगा, एडमिशन कैसे होगा। तहजीब से बात कर सुखदेव। चूल्हे गीली हो गई थी। इस कमरे के कम से कम 15 लोग और रहे होंगे वहां उस दिन। गनीमत बना कि लाला लाजपत राय ने वक्त रहते हम जैसों के लिए नेशनल कॉलेज खुलवा दिया, वरना कटोरा लेके दर दर की ठोकरे खा रहे होते। ठोकरे खाए मेरी जूती, 50 को तो मैं नौकरी दे सकता हूँ, चाहिए किसी को? साला नौकरी देगा हमको ICS की औलाद? एडवेंचर के लिए क्रांति करते हो और दूसरों की भावनाओं को भला बनाते हो। This is too much. This is too much. Nothing is too much. Nothing is too much. जी कौन? बताओ कौन? जी भगत, भगत,
जी जी जी, वो तो यहाँ नहीं है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर वो है कहाँ? जी यहाँ तो 2 दिन से नहीं आया। वो तो गया कहाँ? विलायत निकल गया क्या? क्या ये गोरे खा गए उससे? अरे यहाँ घर घर में बैसाखी मनाई जा रही है और वो नलायक न जाने कहाँ हमारा गलती करते फिर रहा है। एक बात मिल जाए उसकी तो। अच्छा, मैंने तुम्हें जो बताया था उसे समझाया? जी जी समझाया। फिर वो समझा भी, पर वो कुछ कह रहा था कि लड़की थोड़ा पढ़ी लिखी होती तो। ओहो, पढ़ी लिखी लड़की को क्या फ्रेम में सजा के रखेगा? अरे तुम सब सालों को तो ये नेशनल कॉलेज उन्होंने बिगाड़ रखा है। तुम्हारे प्रोफेसर, अरे लालाजी ने की शादी नहीं की? अभी कुछ ही दिनों में लाहौर की गलियों में लौंडियों के पीछे पीछे घूमते नजर आओगे सारों के सारे। ठीक है, सरदार का लौंडा है तो लट की भाषा ही समझेगा, उसे तो मैं देख लूंगा। और तुम सब ये लट मार मार के तुम्हारी क्रांति ना निकाले ना, तो मेरा नाम भी सरदार किशन सिंह बल सरदार आजम सिंह नहीं, समझे? जी पिताजी, नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्त हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा, जब मैं छोटा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञ पवित्र वक्त का ऐलान कर दिया कि मेरी जिंदगी खिदमत वतन के लिए वक्त कर दी गई। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूँ पिताजी। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। भगत सिंह क्यों आना चाहते हो बेचारे? जिस वजह से आप लोग हैं, मुल्क की आजादी। और वो कैसे मिलेगी? लड़ना होगा। वो 4 अंग्रेज के छोकरों को पीटने को लड़ना कहते हो? वो महज एक शुरुआत थी, और शुरुआत भी कभी ना कभी होती है। लड़ तो हम 100 साल से है, क्या हमें मिली आजादी? शायद लड़ने के तरीके में कोई कमी रह गई होगी। और तुम उसे ठीक कर रहे हो? क्यों नहीं आ सकता? हमेशा कोई ना कोई आता ही रहा है। सुना है शादी से बचकर भागे हो बरखुरदार। अगर शहीद ही होना है तो महबूबा तो अपने पसंद की हो। जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं दिखता जब तक कि वो सामने ना आ जाए। मैं अब दोनों का सामना एक ही तरह से करने के लिए तैयार। बहुत दर्द होती है मरने में बरखुरदार। आपको कैसे मालूम? कभी मरे हैं क्या? मौत के बारे में जितना आपको मालूम है उतना मुझे। हिसाब बराबर। इस कमरे में हर शख्स कभी न कभी थोड़ा बहुत तो मरा है। इनके जिस्म के घाव इसके सबूत है। जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत के सबूत नहीं होते जनाब। ताकत कहीं और से आती है। अपनी जान गंवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि उस जिस्म से निकली हुई एक बूंद आने वाली नस के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है। हंसते हंसते उसके फांसी के फंदे पर चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, अगर काफी नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अगर अपनी जान गंवा दे, ये बेवकूफी है। और हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में शायद यही एक कमी है। जहां तक बात है आजादी का, तरीके से मिल गई तो आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, काले आ जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, भुखमरी सर उठा कर नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब, और धर्म, जाति और जुबा के नाम पर तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं रामप्रसाद बिस्मिल, আমি बटुकेश्वर दत्त भालवासी। पूछ रहा है कैसे हो? जी बेहतर। जानते हो बंगाली और हनुमान जी में क्या समानता है? जी क्या है? दोनों को जब तक इनकी ताकत के एहसास न दिखाया जाए तब तक ये बूटी लेने उठेंगे ही।
और एक बार जो उड़ गया तो बूटी छोड़ पूरा पहाड़ ले आएंगे। ये बात तो है। अरे हाँ, हनुमान जी से याद आ गया, वो पंडित कहाँ है? ये भूत है चारे का, जवानी और जंजीर इसे आज तक नहीं बांध पाई और शायद ही कभी बांध पाएगी। पंडित हो, भगत सिंह से मिलेगा? कसरत के वक्त तो नहीं। नाम क्या है इनका? पंडित चंद्रशेखर आजाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर चली। उसमें था सरकारी खजाना और उसमें सवार थे एचआरए के सदस्य, जिन्हें इंतजार था एक छोटे से स्टेशन का। उस स्टेशन का नाम था काकोरी। आग से टपकी लहू की बूंद बोले हाथ में, सर कटा दे ऐ वतन बस ये ही हसरत दिल में है। जिंदगी के रास्तों पे खूब यारो चल दिए, अब जरा देखे चुका कर मौत की मंजिल में है। No! Tighten the security. Close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow. Raid Meerut and Banaras. Recruit new agents in Delhi, Agra, Gwalior and Jhansi. Send ones for Calcutta. This is the same bloody Hindustan Republican Association. Pick up all of them. Call special forces. I want to see all of them behind bars. किताब दे दे भाई। ये दूध कितने भाव? एक आने से चारा कितना लगा? 22 से दूध कितना निकला? 18 से और शहर कितना बेचा? 12 से। और बाकी देश के नौजवान देश के बूढ़े आ गए ना, हैं? तो पिछवाड़ा तोड़ देगा। तो कोई है अंदर? पहली बराबर जी तो बेटा भगत एक कौन मिलने आए तुझसे? सत श्री अकाल चाचा जी। देखिए जी, बोले 100 गज का पट्टा लिया है, 10-12 भैंसे है, एक बच्चिया हुई है कल परसों में। पूरे लाहौर तक दूध जाता है अपना। बहुत पुलिस को परेशान नहीं करती अब? जी ना, बिल्कुल ना। अब तो जवान के बाद बिल्कुल भी नहीं। अरे ये सब बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। और दौलतराम जी तो कह रहे थे कि केस तो उनके बाप को भी जाना पड़ेगा वापस। तो पूरी अदालत में केस 6-8 मिनट से ज्यादा नहीं चलते। कोई सबूत भी तो नहीं है उनके पास। जिंदगी बना लो अब। हाँ, देखो क्या बोल रहे हैं वो, अब जिंदगी बना लो अपनी। और वैसे ही तुम लोगों को अब ये ठौर मिल गया है जीने का। और देव तेरी भड़क कम हुई कि नहीं? एकदम ठंडी पड़ गई, ठंडा दूध पी गए। वो नालायक, ये पैसे दूध तुम्हारे लिए नहीं दे रही। भगवती जी बाबू। जरा नजर रखियो इस पे। वो मन्ना मैंने पूछ रहे थे, कुछ दाढ़ी वाड़ी पक्की करें? जी हाँ हाँ हाँ, मैं इस बार बिल्कुल तरफ तैयार हूँ जी। जिंदा रहे शाबाश। चलिए जी, आपको मेरे खेत दिखा के लाते हैं।
बुद्धि जी तक बात पहुंच गई ना तो गजब हो जाएगा। अच्छा सरदार जी हम कहाँ, सरदार जी तो अंदर हैं, कहे तो बुलाओ। मुझे कुछ काम था ना, मैं चलती हूँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा आइए, बैठिए, सुस्ताइए, दूध छाछ पीजिए, बेहद बनाइए, वरना कल को जमाना हम पे इल्जाम लगा देगा कि खातिर तवज्जो में कमी रह गई। नहीं नहीं, खातिर तवज्जो रखिए अपने पास ही, आगे बहुत काम आएगी। वैसे घर पर कोई नहीं है, चाची जी की नजर नहीं आ रही, अंदर है। चाची जी को ही ढूंढा जा रहा है यार। ये तो वही बात हो गई ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आजकल कोई और बात नहीं सूझती आपको? अब कोई और बात कहाँ से सूझे, कम वक्त कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो एक बार नजर में आ जाए तो दिमाग से सब कुछ खुल। अजी गुरुद्वारा जाएगी, गुरबानी सुना कीजिए, दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा गुरबानी से दिमाग का इलाज तो हो जाएगा, मगर दिल का क्या? दिल का उसका क्या, महन जी से कहकर झाड़ा लगवा देंगे, बेफिक्र रहिए, उसका भी इंतजाम है। सत श्री अकाल, चलती हूँ। अरे रुकिए तो, वो आ रहा है जो आपके सत श्री अकाल का हमसे ज्यादा हकदार बनता है। उसे गिरफ्तारी हुई और तुम निकल गई साले की। आजादी की धड़कते दौड़ में पूरे लाहौर को दूध पिला रहा है। जी वो डेयरी उसके पिताजी ने खुलवाई थी। तो क्या पिताजी से पूछा था काम में? इस दिन के लिए जाने ज्वाइन किया था कि तू ताली करे, दूध बेचे, बच्चे पैदा करे और आबादी का बोझ बढ़ाए। साला कीड़े मकोड़े फैला के चले गए एचआरए में। वो नाम क्या है उस चार बुटिया अमेरिकन नोटिंग के पास का? जी चार्ली चैपलिन। हाँ, उसके पीछे रहते क्या भी ये लाएंगे क्रांति। बहुत बढ़िया एक्टर है जी। जूता निकालू। सुखदेव करा था। फैसला हो गया है राजगुरु, आज शाम की ट्रेन से तुम लाहौर निकल रहे हो। एक आखिरी बार बात करके देख लेना, वरना भाई बम्पूलाट को साथ लेके जाना, काम आएंगे। अरे पंडित उम्मीद करता हूं तुम्हारी डेयरी अब तक कर्ज में डूब चुकी होगी, क्योंकि वहां पर तो दूध बेचने के अलावा बाकी सारे काम होते होंगे। अगर आज के बाद ये कभी बात सुनाई दी कि तुम ऐसे किसी क्रांति की दौड़ को छोड़ के भाग रहे हो, तो याद रखना बाप तुमसे पहले आए थे। सुना है आजकल में ही तुम्हारे केस के वापस लिए जाने की खबर है। बाप है हम तुम्हारे, बाप से मजाक करना तो ये सोच लेना ये बाप तुमसे पहले इस दुनिया में आ चुके हैं। क्या कभी इतिहास मानेगा कि पंडित चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को उड़ाने के लिए भाई बम्पूलाट भेजे थे? बम्पूलाट भी बिल्कुल भरे हुए, जैसे देखते ही चीर फाड़ डालेंगे। लेकिन तुम लोग ने ऐसा किया क्यों था? अरे राजगुरु, नाम है राजगुरु और बातें करता है राजा की भंडो जैसी। हमारी 60,000 रुपए की जमानत दी गई और उन बैरिस्टर दुनीचंद और दौलत राम जैसे शख्सियत ने दी। 6 महीने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो उनकी साख कहाँ जाएगी? और आगे से पकड़े गए तो जमानत की कहां से लाओगे? पैसे के नाम पर पार्टी वैसे ही नंगी है। बाकी बात है केस का तो यशपाल ने असेंबली में कहकर केस उठवा लिया, बस 2-4 दिन की बात है, जमानत वापस। अरे आगे तो बढ़, इससे पहले आगे देख, आगे भी है। हाँ, अब जरूरी बात, फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली की मीटिंग तय हो चुकी है। उत्तर भारत के सभी दलों में इस मीटिंग को लेकर खासा उत्साह है। बंगाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दल इस मीटिंग में आ रहे हैं। जैसा कि तय हो चुका है, इस मीटिंग का नेतृत्व तुम करोगे भगत। आशा करता हूं कि क्रांति की इस लड़ाई में ये एक नई करोड़ साबित होगी। बाकी जो भी होगा फैसला मुझे मंजूर होगा, तुम सबका पंडित। और हाँ,
अगली बार मिलो तो सोशलिज्म नाम के लफ्ज का एक बार खुलासा करना, और हो सके तो वैश्विक क्रांति पर एक पुस्तक लेके आना। हाँ, मगर याद रहे हिंदी में। लेकिन पंडित जी खुद क्यों नहीं आ रहे मीटिंग में? अरे पटना गए हैं और कल सुबह कसरत करते वक्त मिले थे और कहने लगे, मैंने गलती से पूछ दिया कि पंडित जी पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मीटिंग की याद दिलाई, तो कहने लगे कि पहली गलती तो ये कर रहे हो। तो ये इतना कम कभी मुझे नहीं आते, लेकिन मुझे मत लगाया हम लोग जैसा। यहाँ आए हो डिस्गाइज करने? अरे पंडित जी का बात मेरे भाई गलती हो गया। बता पटना वाली का। हाँ, पटना में ये हुआ कि वो कहने लगे कि पहली गलती तो ये कर रहे हो कि कसरत करते वक्त मुझसे बात कर रहे हो। 118 दंड पेला हूँ, 200 से पहले रुकूंगा नहीं, फिर दूध जलेबी खाऊंगा, फिर माउजा साफ करूंगा और फिर किसी बात का जवाब दूंगा। और दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों का ध्यान नहीं रखते। अगर रख रहे हो तो मालूम होता कि आज साहब की गाड़ी से ही पटना जा रहा हूँ। और गलती से पटना का पता पूछ लिया तो कहने लगे या तो बम्पू लाट जी जानते हैं या तो मैं जानता हूँ, तीसरे को जानने से पहले ही उड़ा दूंगा। ये एचआरए में नाम सुना है बम्पू लाट जी का, वैसे है कौन? 6 राउंड के होते हैं, पंडित जी के पास 10 राउंड के हैं। सुनो, जी कुर्बान भी ले जानी है। एक ऐसी नामाकुल औलाद है, सिख होने के बावजूद केस कटा लिए। क्रांतिकारी तो कहते हैं लाला जी को, जानती हो आज किस शान से उन्होंने कमान संभाली थी रैली की। ऐसे लग रहे थे जैसे आग का गोला। लेकिन राजगुरु और भगवती भी तो चल रहे ना उनके साथ। अरे तू उन हरामखोरों का नाम मत ले मेरे सामने। ये लाला लाजपत राय के सामने तो उनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो लोग। लेकिन भगत तो उनके बारे में कुछ और ही कह रहा था। तो मैं कुछ नहीं कह रहा। उस 45 साल के सरदार की बात का यकीन नहीं, उस 20 साल के लौंडे का है। उस अच्छी भली लड़की को अलग परेशान कर रखा है उसने। जी आप उस लड़की को कह क्यों नहीं देते कि कहीं और शादी कर ले? यहाँ अपनी औलाद को समझा नहीं पा रहे, किसी और की औलाद जाके समझाए। आजकल की पीढ़ी तो ना मेरी समझ में ही नहीं आ रही, न जाने क्या खा के पैदा हुई है। हाँ, अब है तो अजीत जी का भतीजा ही ना। और क्या। अरे ये रैली जुलूस करता रहा तो ही ठीक है, कम से कम अपने चाचा की तरह उम्र भर के लिए मुल्क से बाहर तो नहीं रहना पड़ेगा ना। आज 20 साल होने को आया अजीत को फरार हुए। घर में जवान बीवी छोड़ के गया था, बेचारी इंतजार करते करते ही बूढ़ी हो गई। अरे सुनते हो, लाला जी मारे गए। मारा गया? कौन मारा गया बेबी जी? नाम क्या था उसका चाचा? सुपरिटेंडेंट स्कॉट। भगत! उसकी शक्ल कौन कौन जानता है? जय गोपाल। जय गोपाल! मैं और भगत पहली गोली चलाएंगे। हमारा अगर किसी ने पीछा किया तो पंडित जी को संभालना है। पंडित जी, जय गोपाल ने गलत इशारा कर दिया। पंडित जी, स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। पंडित जी, यमराज और यमदूत में ज्यादा फर्क नहीं होता। लाठियां इसी सांडे से बरसाई थी। अभी सुनते हो, अपने भगत पर खून का इल्जाम लग गया। खून का इल्जाम? इन पर? मगर किसके खून का? यही सवाल मेरा था। खून का इल्जाम अपने भगत पर, लेकिन किसके खून का? उस सैंडर्स का खून तो सबको याद रहा। इतिहास ने उसे अपने पन्नों में खूब जगह दी। उस इल्जाम ने भगत को युग पुरुष बना दिया। लेकिन उस नादान लड़की के मन में बसे उसके मोह का
उसकी जिम्मेदारी, उसका दारोमदार, उसका क्या? दूसरों के खून से होली खेलने वाले उस महाबली ने क्या कभी किसी मेहंदी के रंग को पहचानने की कोशिश की? ये होना ही था। मैं उससे पहले भी कहा करता था कि उस लड़की से ज्यादा हंसी मजाक मत किया कर। अपने आप से जी मत चुरा। इस वक्त सुखदेव से बात कर रहा है तू। मैंने उससे आज तक बात नहीं की। दिन रात बम बारूद की गंध सूंघने वाले उस क्रांतिकारी ने क्या कभी किसी गुलाब की नन्ही सी कली को सूंघकर देखा? हिंदुस्तान में क्रांति की धारा को बदल कर रख देने वाले उस विजनरी सरदार ने क्या कभी किसी छोटे से कुलबुलाते दिल को टटोलने की कोशिश की? उसके दिल में तेरे लिए प्रेम भरा हुआ है भगत, ये तू खुद जानता है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं सुखदेव। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम इससे भाग नहीं सकते। हाँ, भागे बगैर अब कोई चारा भी तो नहीं है। जिंदगी हमें कहीं और धकेल चुकी। जिंदगी किसी को किसी की मर्जी के बिना कहीं नहीं धकेल सकती। तेरी आंख में मुझे सुअर का बाल नजर आ रहा है भगत। क्या मतलब तुम्हारा? भगत, क्या मतलब तुम्हारा? तूने 8 अप्रैल वाले एक्शन में जाने से इनकार कर दिया। किसने कहा? वो पंडित जी का फैसला था कि 8 अप्रैल के बम ब्लास्ट में मैं नहीं जाऊंगा। बम फेंकने की पेशकश तेरी थी। बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश भी तेरी थी। वो आज भी है। वहां दुनिया जहान के प्रेस मौजूद होगी, दुनिया भर के पत्रकार होंगे। हमारी बात उन तक पहुंचाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। और पहुंचाएगा कौन? वो राजगुरु, जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद आदमी तो है, लेकिन लाचार बचपन की वजह से ऐसी जुबान नहीं रखता कि अपनी बात ठीक से कह सके। या वो जय गोपाल, जो तेरे एक इशारे पर अपनी जान भी ले सकता है, पर चाह कर भी इस क्रांति के मकसद को विश्व स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकता। ये सब बातें मुझे बोलने का क्या मतलब है? सरदार भगत सिंह सुखदेव से एक मामूली सी बात का मतलब पूछ रहे हैं। सरदार भगत सिंह को अचानक से ज्ञात हुआ है कि उनका इंटेलेक्ट सिर्फ लेख लिखने में है। ऑर्गेनाइजेशन के थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के इरादों में दिक्कतें आने लगी हैं। सरदार भगत सिंह अपनी बेशुमार शिद्दत और विश्व क्रांति के लिए बेइंतहा जानकारी अपनी जिंदगी के एक नाजुक से लम्हे में बचा कर रखने की कंफ्यूजन एक औरत चलाया हुआ हो। मैं कह रहा हूं खामोश रह सुखदेव। तेरी याद की नाली में मैं बदलाव देख रहा हूँ आजकल, और कोई वजह नहीं बनती कि तू आने वाली पीढ़ी के मुंह पे थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देख के जी रही है। पंडित जी, the British Empire was established by fraud and forgery of Clive and Hastings, and it is being maintained by British bayonet. And we say in the loud roaring voice that down with imperialism! Down with imperialism! Down with imperialism! Down with imperialism! Long live revolution! Long live revolution! हमारा इस धमाके से एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी क्रांति उन्हें सुनाई दे सके जो बहरे हो चुके हैं। हम उन्हें चेतावनी देने आए हैं जो आने वाले गंभीर स्थितियों की चिंता किए बगैर इस रेस में दौड़ते चले जा रहे हैं। हम लाला लाजपत राय की स्मृति में यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, उनके विचारों की नहीं। हम वो मशाल लेकर उठे हैं जो कभी गुरु गोविंद सिंह जी और कभी शिवाजी जी महाराज के हाथों में थी। हमारी क्रांति कोई बम और पिस्तौलों की क्रांति नहीं है। हमारा इससे एकमात्र उद्देश्य है बदलाव, चेंज। कितने आगे गई इस युग दृष्टा की भविष्यवाणी, किसके कानों में रची बसी रह गई आज इसकी बात। आज 21वीं सदी इस बात का गवाह है कि आजादी की और क्या क्या शर्तें थी। वो मूवमेंट तो वक्त का एक बुलबुला था जो वक्त के साथ ही फूट गया और साथ में ले गया उन खूनी गोलियों और बमों के धमाकों की आवाज। गलत कह रहा हूं नारगढ़। धमाकों की आवाज तो सन 1947 में अपने पूरे महाकाल रूप में उठी थी, और उसके साथ जुड़ गई करोड़ों बच्चे, बूढ़े, औरतों की चीख पुकार जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें तो बस एक मुल्क चाहिए जिसकी जमीन पर हम आजादी की खुली सांसें ले सके। आज भी उस ज्वालामुखी के अलावा इन दो मुल्कों के सीनों में धधक रहा है। किसे जिम्मेदार ठहराते हो इसका?
राजगुरु को शायद यही मंजूर था। अरे वैसे देखो ना तो ये फिर भी सस्ते में छूट गया। इन गोरों से तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी। कम से कम ये एहसास तो रहेगा कि जहां पर भी है जिंदा है। हाँ, जैसे अजीत जी का जिंदा रहने का एहसास है। और क्या, पर देखना एक दिन चाचा बसिया तो इकट्ठा वापस आएंगे, तो इकट्ठा वापस आएंगे और उस दिन शाम से घर में बैसाखी मनेगी और लाहौर में मिलेगी, लाहौर में मिलेगी। देखना मेरा नाम सुखदेव है। और मैं भगत सिंह। तुम कौन? मेरा नाम यतेंद्र नाथ दास है। आगरा की फैक्ट्री में था, मसाला बोल रहा था कि पीछे से आवाज आई, हैंड्स अप। एक बार तो सोचा तैयार किया हुआ मसाला इनके पीछे ही डाल दूं। फिर सोचा साला तुम से लफंगों से मिलने का मौका फिर कहाँ मिलेगा। अरे बॉम्ब बनाना सिखाया हमने तुमको, बेटा बाप है हम तुम्हारे। अरे बधाई हो बाप तो हो। हम बाप है दुनिया के, वी आर आइडियलिस्ट। लेकिन हमें अपनी शालीनता बनाए रखनी पड़ेगी। जमाना तभी मानेगा कि क्या लोग थे भाई, क्रांति की राह पर चलने के लिए अपनी भावनाओं को पैरों से कुचल दिया। वो किस्सा याद है, पंडित जी और राजगुरु? अरे वो किस्सा भला कोई भूल सकता है? एक बार लाहौर के बाजार में कैलेंडर मिल रहे थे जिन पर छपी थी सुंदर सुंदर लड़कियों की तस्वीर। चले हैं अपने राजगुरु बाबू और ले आए एक कैलेंडर खरीद के और चिपका दिए पार्टी के ऑफिस में। अगले दिन आते हैं पंडित जी अपनी दमदार आवाज में बोलते हैं, अरे किसने लगाया ये कैलेंडर, और उसको फाड़ के फेंक देते हैं। अगले दिन आते हैं हमारे राजगुरु बाबू, जैसे उनको उनका लगा हुआ कैलेंडर नहीं मिला, राजगुरु बाबू एकदम से भिनकर बोले, अरे मेरा कैलेंडर किसने फाड़ा? पंडित जी बोले, हमने फाड़ा। राजगुरु बोले, अरे क्यों फाड़ा? पंडित जी बोले, अरे या तो ये कर लो या तो क्रांति ही कर लो। राजगुरु ने कैंचुली बन दी, बोले, अरे पंडित जी हर खूबसूरत चीज को फाड़ दीजिएगा। पंडित जी बोले, हाँ फाड़ दूंगा। अरे पंडित जी ताजमहल को भी फाड़ दीजिएगा। पंडित जी बोले, हाँ फाड़ दूंगा। राजगुरु बोले, अरे पंडित जी खूबसूरत दुनिया का सपना बसाने चले हो, खूबसूरती से इतनी नफरत पाल के। वो वाकई एक खूबसूरत सवाल था, बहुत खूबसूरत। हाँ, मैंने उस लड़की के बारे में तुमसे पूछा था क्योंकि वो मुझे याद आते हैं, और किसी को याद करना हमारा हक है, किसी को यादों में बसाना हमारा हक है। वो तो हम गुलाम मुल्क के नौजवान हैं सुखदेव, और इश्क जैसी पाक साफ चीज के लिए अभी इस मुल्क की आबो हवा ठीक नहीं। हमारा इनकलाब आएगा। अगले जन्म में मैं यकीनन अपनी प्रेमिका को आगोश में लेकर उसके कंधे से इसे टिकाना चाहूंगा। रंग इश्क के कितने होते ये ना जाने पीर फकीर, ये तो जाने रांझने या की जाने उसकी। वो ठीक है, यहाँ आ चुका है, लाहौर में। अभी अभी जेल से खत आया था उसका। खत में सुखदेव ने तेरे लिए सत श्री अकाल लिख भेजा है, शैतान। और ये भी लिख रखा है कि चिंता न करना, भगत सिंह बहुत सारे रसगुल्ले खा रहा है, भुट्टे मैं बनाकर खिलाता हूँ। शैतान खा खा कर लाल हो गया है। मैं
ये कहने आई थी कि ठीक रहा कर, अच्छा खाया पिया कर, अच्छा पहना ओढ़ा कर। अरे जरा सी जिंदगी है, कल किसने देखा है, आज की तो जीनी पड़ेगी ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, इनके यहाँ और कुछ दोस्त बन गए, उनके लिए मक्की की रोटी और सरसों का साग मंगवाया है। कैसे बावले लड़के हैं। बेबे जी, बेबे जी, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, दुनिया भी ज्यादा नहीं देखी, तो जानती हूँ वो बस इतना कि कोई पकड़ा गया है और उसको सजा हुई है। उसका दोष क्या था नहीं जानती, उसने किया क्या था नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ, लेकिन इतना समझती हूँ कि उसको सजा नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है, मेरा दिल यह भी कहता है कि कोई आए, लेकिन अगर कोई नहीं आता ना तो उसमें भी मैं उसका दोष नहीं मानती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है, लेकिन हार नहीं मानूंगी। अगर ना आना किसी का धर्म है तो उसकी आने की बाट जो है ना मेरा धर्म, मैं उसके धर्म को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, ना ही वो मेरे धर्म को चोट पहुंचाए। बस बाकी बेबे जी आप फिक्र मत किया कीजिए, आप तकलीफ मत लिया कीजिए, क्योंकि अच्छा खाना और अच्छा पहनना अब मेरा धर्म बन चुका है। क्योंकि फीका रंग पहनकर भला कोई किसी का इंतजार नहीं कर सकता ना। उसका नाम खान बहादुर है पंडित जी, वो हैवानियत पे उतर आया है। उसने 25 पठान मंगवा लिए हैं जो इनके सीने पर चढ़ चढ़ कर इनके नाक से खाना चूसते हैं। आज इनकी भूख हड़ताल का ये 50वां दिन था। ये हड़ताल रुकेगी नहीं, ये जंग रुकेगी नहीं। हमारी लड़ाई तो अभी शुरू होती। Don't you forget British. We want the facilities equivalent to European prisoners. ये हमारा हक है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत, कितने मक्खियां मार कर खा लिए भगत। उसका सारा खाना बाहर आ गया है भगत, और ये इंद्र को उसके फेफड़ों में एक से एक दूध भर गया है भगत। ये लोग उसके गले में नली नहीं डाल पा रहे हैं, उसका बदन अकल रहा है भगत, उसकी सांसें रुक रही हैं, वो कुछ नहीं बोल रहा है भगत। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं भगत, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके खून का दौरा उसके दिल के आसपास सिमट आया था पंडित जी, यकीन नहीं रहा। ये मत समझ लेना कि उस एक यतीन्द्रनाथ के जाने से हिंदुस्तान का ये उभरता हुआ संग्राम रुक जाएगा। ये संग्राम चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक हम हासिल नहीं कर लेते Complete independence. कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Don't you forget that the soil of this nation has had enough of you, the British. Now it needs something. It needs something from us. And we are out and out prepared to give our precious most thing. That is our lives. कभी कभी तो मुझे लगता है कि क्या मैंने तुम लोगों को सिर्फ इस दिन के लिए तैयार किया था कि ऐसे किसी एक्शन में भेज के हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। इसे खोना नहीं कहते पंडित जी, इसे तो पूरी तरह से पा लेना कहते। ये भूख हड़ताल अब भी नहीं रुकेगी। हे भारत के नर नारियों, अरे देव यार
जवान जेल में नारिया। ठीक है, एक शब्द वापस ले लो। क्या कह रहा है? ये भारत की नरबंधुओं, हमारी मांगे मान ली गई। अपनी हड़ताल खत्म। मैं इस हड़ताल का अंत चीयर्स के देसी संस्करण से करना चाहूंगा। चरमरा दे, चरमरा दे, चरमरा दे। महात्मा गांधी वाला, हाँ, पूर्ण स्वराज। एक बात पूछो मगर। हाँ पूछो। तुम कभी महात्मा गांधी से मिले हो? हाँ, इकलौती याद है। मैं 8 साल का, वो हमारे स्कूल आए थे लाहौर में। तमाम भीड़ उनके साथ चल रहे थे, चारों तरफ तहलका मचा हुआ। सब मचल मचल कर उन्हें देखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से मेरी नजर भी उन पर पड़ी। मैं बोल पड़ा, सत श्री अकाल। मेरी तरफ मुड़े, हंसकर देखा और सर पर हाथ रखकर बोला, सत श्री अकाल के साथ साथ वंदे मातरम भी बोला करो, हमारे देश को इसकी भी जरूरत है। मुड़े, हंसकर देखा और सर पर हाथ रखकर बोला, सत श्री अकाल के साथ साथ वंदे मातरम भी बोला करो, हमारे देश को इसकी भी जरूरत है। मैं सपनीली आंखों से उनकी तरफ से देखता रह गया। महाभारत में कृष्ण और कर्ण का संबंध पढ़ा था सुखदेव। वो कर्ण जो कृष्ण का भक्त तो था, लेकिन लड़ा उनके खिलाफ ही था, क्योंकि कुछ बावले उसूल बना लिए थे उसने। हालांकि खत्म भी वही पहले हुआ। इसके बाद कृष्ण भी ज्यादा खुश नहीं रह पाए। हम हिंदुस्तान को वो आजाद भारत तो नहीं देना चाहेंगे सुखदेव जो महाभारत के बाद मिली, जहां गरीबी फैली, जहां भूख पनपे, जहां महामारी उमड़े, जहां गिद्धरों का राज हो और कबूतरों का सहमापन। हम तो देना चाहते हैं वो आजाद हिंदुस्तान जहां मुस्कानें हो, जहां तिरंगे हो, जहां हरियाली हो, जहां खूबसूरती हो और जहां भाईचारे का साम्राज्य हो। हमारा इनकलाब कोई खून आलूदा नहीं है। हमने तो इसे फूलों की पंखुड़ियों से पोस पोस कर पैदा किया है। हमारा इनकलाब आएगा, ये अलग बात है कि हम इसे अपनी जिंदा आंखों से देख पाते हैं यार। इलाही ये तो सिर पे कर्ज है, देना ही देना है। इलाही ये तो अटकी नाव है, देना ही देना है। इलाही ये तो अटकी फांस है जो दर्द देती है। इलाही खींच कर इसको कभी तो फेंक देना है। शिवराम हरिराज गुरु चार्ज सॉन्डर्स मर्डर केस। हम पकड़े गए 10 जनवरी 1930 को। कहाँ पकड़े गए? पूना में। कैसे पकड़े गए? वो मालूम नहीं, जब पकड़ा गया तो मालूम पड़ा कि पकड़ा गया। किसी ने मुखबरी की थी? हाँ। किसने? मैंने। अपनी मुखबरी खुद ही? हाँ, वहाँ मैंने एक आदमी को बता दिया था कि सॉन्डर्स को मैंने मारा। एक आदमी को नहीं बेटा, पूरे पूना शहर को बता दिया था। और तो और वो पिस्टल भी दिखा दिया था जो वहां से बरामद हुआ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। अच्छा, तुम क्या सोचते हो हम जेल में रहते हैं तो बाहर की खबर नहीं रखते? पंडित जी ने मना किया था ना कि क्या चीजें जुबान पे काबू रखना अपनी। अरे वहाँ मच्छर बहुत है, अच्छे से नींद भी नहीं आती थी, दिन भर ऊँग लगी रहती थी, तो गलती से मुंह से निकल गया वो कभी यार। बट व्हाट दिस यार, वेलकम आई यू दिस। अरे ये तुम्हारी अंग्रेजी मच्छर के चक्कर में शहीद हो गए। कुछ आते ही नहीं। This is 5 May 1930. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की सुनवाई शुरू होती है। बड़ी जल्दी शुरू नहीं हो गई? अभी तो पकड़े हुए 1 ही साल हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर, बिहेव योरसेल्फ, दिस इज कोर्ट। अच्छा हुआ बतला दिया, हम तो तबेला समझे हुए थे, अभी दूध निकाल लेते, जमानत के समय की याद ताजा हो जाती। ऑर्डर ऑर्डर। जैसा कि सबूत बतलाते हैं, असेंबली बम केस में भी आपके जेब से इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई थी।
ब्रिटिश साम्राज्य में अगर हमारे जेब से इंग्लिश पिस्टल न बरामद हो गया तो क्या होगा? हमें एतराज नहीं होता अगर उस दिन हमारे जेब से इंग्लिश टैंक बरामद हो गया आप लोगों ने आपका वायदा तोड़ा है मिस्टर सिंह। आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आप लोगों ने हमारी मांगे मान ली मगर उस पर अमल करने से इनकार कर दिया। आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने की हालत में है। मुझे तो लगता है आज आप लोगों को यह एहसास हो जाना चाहिए कि आज हमसे वार्निंग देने की हालत में है। आप लोगों के डिमांड्स पे गौर फरमाया गया था। आपके खाने को लेकर जो कंप्लेंट थी वो बेबुनियाद पाई गई। हमारे जेलों का खाना आज एवरेज के ऊपर के स्टैंडर्ड का है। एवरेज से ऊपर? सब्जी में कॉकरोच और चपाती में मिट्टी। लंदन में एवरेज से ऊपर होता होगा मिस्टर? हमारे अंतरी से खाना ही नहीं कहते। ऑर्डर ऑर्डर। आपकी दूसरी मांग ये थी कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, इसलिए आपको स्तर के नीचे सा काम नहीं दिया जाए। काम काम होता है मिस्टर सिंह, इसमें ऊपर और नीचे का स्टैंडर्ड ऐसा कुछ होता नहीं। तो फिर हमें पीछे बग्गी में बैठाइए और खुद घोड़े की लगाम थामिए और अपनी मेम साहिबा से कहिए कि आगे बोलते चले, हटो हटो मिस्टर सिंह एंड ग्रुप की सवारी आ रही है। काम के स्टैंडर्ड का फर्क मालूम पड़ जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर। बिहेव योरसेल्फ। आपकी तीसरी मांग थी कि आपको किताबें और लिखने का सामान बेरोक टोक भेजने की सुविधा दी जाए। साथ ही हर प्रिजनर को कम से कम एक न्यूज़पेपर सरकारी खर्चे पे मुआवजा किया जाए। खाने के लिए एक स्थान, पहनने के लिए साफ कपड़े, ये भी दिए जाए। क्या आप कोई हिल स्टेशन पे आए हैं? क्या आप कैजुअल लीव पे हैं? और आप लोग आज तक तो हमारे देश में इससे घुसा है जैसे कोई लेडी अपना बच्चा पैदा करने के लिए ननिहाल जाती है। आप लोगों को क्या लगता है ये हमारा आपका ननिहाल है और आप लोग मेटर्निटी लीव पे हैं? ऑर्डर। आज तो मचा बवंडर ये कैसा सरकार नाच दी। आज तो हुआ गजब है वो तो जारो जार नाच दी। यार के पड़ के दिल का हाल सरे बाजार नाच दी। यार ने हंस के बोला नाचो वो 100 बार नाच दी। ऑर्डर ऑर्डर। मेरा नाम फणींद्रनाथ घोष है। मैं फिरोज शाह कोटला मीटिंग से आगरा बम फैक्ट्री तक इनके साथ। क्या इन लोगों ने नाजायज बमों की फैक्ट्री लगाई थी? यस। क्या इसमें आपने उनका साथ दिया था? यस। आपको कुछ पूछना है? फैक्ट्री हमने लगाई थी। हाँ। हमें से किसने? करीब करीब सारे। और उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ती। उतने भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर गन कॉटन मेरठ से खरीदे तो? गन कॉटन कलकत्ता में भी मिलता है मिस्टर। और सर्दियों में अगर घर में बनाए तो? राइट। और हमने बनाया बिना पोटेशियम के, बिना सल्फेट के। अरे हम वो भी लाए। और बमों के खोल मिल जाते हैं आसानी से बाजार में। प्लास्टिक के खोल को आप बम बनाना कहते हैं मिस्टर? बम बनाने के लिए मेटल के खोल यूज होते हैं मिस्टर। पटाखों और बमों में फर्क होता है मिस्टर कोल्ड स्ट्रीम। आज यतीन्द्रनाथ जिंदा नहीं है। अगर होते तो बता देते इन्हें तो पटाखा भी बनाना नहीं आता है। अरे की बोलबू पोटाखा, पोटेशियम नाइट्रेट 60 फीटर 70%, सल्फर 15%, चारकोल 10% कार्बन प्रोडक्शन के लिए और घरों में यूज होने वाले शीशे, किरचे, इन सबको मिला के मेटल के खोल में। और जानना चाहते हो? वो बेवकूफ बम बनाने की सारी विधि बग्या पंडित जी। जर्नलिस्ट से भरी अदालत में आज हिंदुस्तान के हर अखबार के फ्रंट पेज पर बम बनाने की विधि छपी है, तफसील से, विस्तार से। अब तक तो साला कुटीर उद्योग हो चुका होगा घर घर में। क्यों 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 मैं वो क्यों नहीं चुन पाया जो वो चुन गया? ये हमने चुना है। ये चुनाव हमारा है। हमें इस पर फख्र होना चाहिए, तभी जमाना मानेगा। अगर हमारे इस मूवमेंट से आने वाले समय को कोई नई दिशा मिलती है तो यही हमारी उपलब्धि होगी। आज के हिंदुस्तान में तुम्हें कोई भी याद नहीं करता है। सिर्फ तुम्हें रील्स और मीम्स को देखकर याद किया जाता है सरदार भगत सिंह।
किसी की यादों में बसना हमारा मकसद नहीं था। आज हमारा फैसला है और हमें हैरानी नहीं कि हमें मालूम है कि फैसला क्या होगा। कल कोर्ट में मेरे इनकम टैक्स के मुकदमे का फैसला होना था और मेरी टांगें थर थर कांप रही थी। अपने राजगुरु की गर्दन में तो पैडिंग लगानी पड़ेगी, तब जाके कहीं फंदा फिट होगा। तो तेरी गर्दन है या दिया सलाई? और इसके लिए तो गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब जाके तेरी कर्ज टिकेगी। वो आदमी की कुतुब मीनार। अच्छा यही बात अगर पंडित जी से पूछ ले। किसकी मजाल जो इस बहुते के रहते हुए पंडित के जिस्म को। मैं भी बहुत दिन नहीं जीऊंगा भगत, मगर तुम लोगों की याद बहुत आती है। इलाही जिस तसव्वुर को कभी आंखों से सींचा था, इलाही जिस तसव्वुर के लिए गर्दन को बीचा था, इलाही जिस तसव्वुर के लिए हर आग पीली थी, इलाही जिस तसव्वुर के लिए हर मौत जीली थी। वो वक्त भी एक तथ्य था, ये वक्त भी एक तथ्य है। तथ्य सिर्फ तथ्य होते हैं, उनमें तुलना नहीं होती। एक तथ्य ये भी है कि मैं आज भी जिंदा हूं इस आजाद भारत में। जिसका सपना वो देखा करते थे, उसका सपना सुकून की सांसें आज कहीं चीख पुकार नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है, वीराना है, जो शायद इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का, किसी आने वाले बवंडर का। पहले कोड़ों की चोट का एहसास होता था, पर जाते हुए किया था। अपने साथियों से मिलोगे? मरने जा रहे हो सरदार, फिर से मौका। मैं बहुत अफसोस होता है। अफसोस? अरे रो क्यों रहा है? अफसोस अपनी पसंद की महबूबा से मिलने जाने में अफसोस कैसे? तुम अपनी काला पानी की सजा पूरी कर बाहर आना और एक खूबसूरत सी लड़की से शादी कर लेना, 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा करना और उसको हमारा किस्सा सुनाया करना। तो कहना तुम्हारे ऐसे चाचा लोग भी थे, तब हम एकदम से जिंदा हो जाया करेंगे। अब बताओ, 27 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का इससे अधिक कोई मूल्य हो सकता है? बस वक्त खत्म। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, जो पूजेगा कभी ऐसा भी एक दिन दोस्ता होगा। इलाही क्या कभी सोचा था अपने उस तसव्वुर से, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा।